बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। 2-4 दिनों की गैर हाज़िरी के बाद और ये जो मौसम की तब्दीली है और इस वक्त जो वायरस का फैलाव है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये जो गैर हाज़िरी कुछ दिन रोज़ रही, इसकी वजूहात इनमें से कोई हो सकती है। तो ये दोनों जो सूरत हाल है इससे बचाव आपका लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि बाज़ारों में और उस जहाँ पे भी हम कहीं जाते हैं तो किसी भी सूरत हाल से बचाव के लिए हम कोई तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। मैं बार-बार अपने प्रोग्राम के ज़रिए और मुख्तलिफ हवालों से लोगों के ऊपर ये ज़ोर देता रहता हूँ, उनसे एहतिजाज करता रहता हूँ कि खुदा के लिए वायरस को इतना आसान मत लें। इसको बहुत ईज़ी नहीं लेना और ये बहुत जानलेवा है। और आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर भी जो सूरत हाल है, हमारे पड़ोसी ममालिक में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और हमारे मुल्क में एक चीज़ वाज़ेह है कि हम पैंडेमिक के हवाले से जो हलाकतें हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो अंडर रिपोर्टेड हैं। और ये मैं बहुत बावसूख तरीके से ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं वो भी उस तादाद में नहीं हो रहे और जो डेथ्स हो रही हैं वो भी अंडर रिपोर्टेड हैं। तो इसलिए ये इस बात को ना लें कि स्कूल और जो कॉलेज हैं वो 12वीं जमात तक खोल दिए गए हैं आज से, लेकिन अपने बच्चों को एहतियात के साथ भेजें, सैनिटाइजर, मास्क। और जब आप कहीं इस्लामाबाद में तो हमने सूरत हाल देखी है कि 144 सेक्शन के तहत डिप्टी कमिश्नर ने सारे जो डाइनिंग यानी होटलों के अंदर बैठकर खाना पीना मना किया हुआ, ओपन में सर्व कर रहे हैं और डिस्टेंस के साथ कुछ जगहों के ऊपर लगा हुआ है, कुछ जगहों के ऊपर उतनी डिस्टेंस के साथ अभी हमें मेज कुर्सियां लगी हुई भी नजर नहीं आती। और हमने देखा है कि वहां पर भी जो बड़े आउटलेट्स हैं इस तरह रेस्टोरेंट्स के, कैफेज के, वो भरे हुए होते हैं बाहर भी। और वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा एसओपीज नहीं चल रही, जुर्माने होने के बावजूद नहीं हो रही। खुदा के लिए जुर्माना सिर्फ आपको डराने के लिए होता है, एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए होता है। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे तो जुर्माने भी आपके ऊपर कोई आपके इफेक्ट नहीं करने वाले। ये कोई हुकूमत ने ले जाके इससे कोई महल नहीं बनाने, ये आपके फायदे के लिए है। खुदा के लिए एसओपीज पर अमल कीजिए। और आज जो सबसे टॉप न्यूज हमारे प्रोग्राम में शामिल होगी वो फॉरेन फंडिंग केस है, जो बुनियादी तौर पर पीटीआई के खिलाफ 7 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किया गया था। और उसके हवाले से कई दफ़ा रिपोर्ट्स और कमेटीज भी बनी, लेकिन किसी न किसी हवाले से ये मामला इल्तवा का शिकार रहा है। और पिछले 2.5-3 साल से तो बिल्कुल ये सर्द खाने में चला गया हुआ है। एक कमेटी भी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी। और फिर उसी कमेटी को कहा कि आपके जो शवाहिद हैं और जो इसके अंदर आपने बयानिया दिया है या जिसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं वो बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है और इसके ऊपर केस को आगे नहीं ले जाया जा सकता। लिहाजा उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए उसी कमेटी को कहा है कि आप इसको रिव्यू करें और दोबारा से इसके ऊपर। तो ये भी कुछ ताखिरी हरबे ही लगते हैं। हमारे साथ शिरके गुफ्तगू हैं सीनियर सहाफ़ी फौजी शाह साहब इस्लामाबाद से। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी साहब इस्लामाबाद से। और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। फौजी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, चलें ये 2.5 साल निकाल दें तो पिछले 5 साल जो है 2000 कब से ये केस चल रहा है और इतना वक्त हो चुका, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। और अब तो पीटीआई के जो है वो भी पीडीएम की जो दूसरी जमातें उनके खिलाफ पीडीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पर मौलाना फजल रहमान वगैरह के खिलाफ जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले गए। इनके भी फॉरेन फंडिंग के वो हैं और इसके ऊपर भी बात की जाए और इसके केसेस को भी देखा जाए।
ये क्या खिचड़ी बन रही है, पक रही है, या सिर्फ पाकिस्तानी वोटर्स को पकाया जा रहा है? इसी फौज शाह साहबा। ये अच्छा लफ्ज़ है, हाँ, पाकिस्तानी वोटर्स को पकाने वाला। हाँ, देखिए बड़ी अजीब-सी बात है। मेरा अब ख़्याल है कि हमेशा मैं कभी किसी सियासी जमात के या इस तरह ओपनली उसके नहीं समझती कि जिस तरह ये बात कही जाती है ना कि कोई उसको ला रहा है या बना रहा है। लेकिन अब हक़ाइक़ इस तरफ जा रहे हैं कि पीटीआई के साथ को ख़ास तौर पे किस तरह हर लीगल फ़ोरम पे भी कवर दिया गया। उसको कंसेशन बल्कि कहना चाहिए कि वो दी गई और उन कंसेशंस को ही लेते हुए उसी बुनियाद पे जो 2018 के इंतखाबात में जो अभी पीडीएम का जो एलिगेशन है, वो हमें हक़ाइक़ के करीब नज़र आने लग गए हैं। क्योंकि जिस मुनज़्ज़म तौर पे इलेक्शन कमीशन जिसको हम पता नहीं अब मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको खुद मुख्तार इदारे का नाम देता है। आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा जो दीगर इदारों के मातहत नहीं बल्कि वो आज़ादाना तौर पे इंतखाबात कराए। लेकिन ये है कि वही इदारा जिसको हम खुद मुख्तार और आज़ाद कहते हैं, उन्हीं इदारों के अंडर जब कई ऐसे केसेस आते हैं, उनको एक साइड पे रख दिया जाता है। इस दौरान आपने देखा कि पीटीआई की जानिब से कुछ स्टे लिया गया। फिर एक दफ़ा पीटीआई ने कहा कि हियरिंग हो लेकिन इन कैमरा हो जाए, जबकि ये एक अवामी मसला है। इन कैमरा तो आपके कोई सिक्योरिटी के मसाइल हों तो हम उसको जायज़ समझते हैं कि इन कैमरा हियरिंग्स होती रहती हैं। लेकिन ये अवाम के मफादात और अवाम के मसाइल से बराह रास्त जो है वो एक वाबस्ता मसला है और उसको इन कैमरे की तो मेरी समझ में नहीं आया था कि क्यों इस्तदा की गई और उसी इस्तदा के बाद हमने देखा फिर इलेक्शन कमीशन ने इन केसेस को ख़त्म कर दिया। अभी पीटीआई की जानिब से या चेयरमैन पीटीआई को कह लीजिए कि जो जवाब दाखिल किया गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग है, उनके कोई एजेंट से या उन्होंने कोई लिया है। अब कोई एजेंट किसी का हो, किसी सियासी जमात का हो, किसी इदारे का हो, किसी भी जो आप जिसको ऑन कर रहे हैं कि वो हमारा बंदा है, वो नेगेटिव मीन से लेता है, पॉजिटिव मीन से लेता है, कहीं से भी कोई फंड लेता है, वो वाज़े तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बताता है कि मैंने किस सोर्स से ली है। अब बड़ी जब फंडिंग होती है, जब मिलियंस की फंडिंग होती है, वो किसी तरह ऐसा नहीं होता कि कोई राह चलते बंदे ने दे दी। वो बड़ी-बड़ी फंडिंग्स जो होती हैं, वो मुख्तलिफ बड़े इदारों ही की जानिब से होती हैं, बड़े ममालिक की जानिब से हो सकती हैं। वो तो एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप बड़ी फंडिंग्स को नहीं रोक सकते कि आप कहें कि किसी एजेंट ने ले लिया और आपको इल्म में नहीं है। ये अब खुद मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक मैं तो इसको एतराफ़ कहती हूँ कि अपने जो उनका जुर्म कह लीजिए या चलें उसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं कह लें, कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि उनके कोई एजेंट्स ने कोई फंडिंग ली या फंडिंग उन्होंने कोई फंडिंग ली जो पार्टी फंड्स को दिए गए। अब ये दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पार्टी जो तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसको मुख्तलिफ सतह पे बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती रही और प्रोटेक्शन इस तरह दी गई कि आपके पास एक ऐसा जो आपकी अदालत ये इलेक्शन कमीशन भी एक छोटी अदालत होती है, सियासी जमातें जहाँ अपने फंड्स का भी वो बताती हैं, डिटेल्स बताती हैं, कहाँ से उनके पार्टी फंड्स कितने हैं, कहाँ से आए हैं, वो बाकायदा उसको वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करती हैं। लेकिन वहाँ कोई इतनी डिटेल्स नहीं पेश की गई, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और उसको 2018 के इलेक्शन में भी शिरकत की बाकायदा अलाउ किया गया और उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि वो ज़ाहिर है कि हुकूमत में है, हुकूमत में रहते हुए भी उसके साथ ख़ासी ज़्यादा रियायत बरती जा रही है। अभी तक इससे आगे डिटेल नहीं आई कि जब ये पीटीआई की जानिब से ये दाखिल किया गया कि उनके एजेंट्स ने कोई फॉरेन फंड्स लिए या उनके थ्रू आए, तो वो एजेंट कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने दिए, अभी तक हमारे पास डिटेल्स नहीं है। अब कल आने वाले कल जो है पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एक ज़ाहिर है कि जलसा हो रहा है और उनका कहना ये है कि हम
फॉरेन फंडिंग केस की जो फाइंडिंग है और हमें वो दी जाए, हमें बताया जाए कि वो कहाँ से कौन से फंड्स आए। खैर ये तो अब आने वाले कल पता चलता है। लेकिन इसी दौरान देखिए वो जो मैं बात करती हूँ ना कि हमारे इदारों के जो खुद मुख्तार और आज़ाद चेहरे जो हैं, वो जो जब मसख होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 तारीख को पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज का फैसला किया। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज पीपल्स पार्टी और पीपल्स नून और जो पीडीएम की जमातें हैं उनको भी उनके फंड्स के हवाले से आज तलब किया गया। और अभी तक मुझे मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से नहीं पता, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया है कि उनकी ये केस नहीं बनता क्योंकि उनके फॉरेन फंडिंग नहीं है। तो इस हवाले से तो ज़ाहिर है कि एक अलहदा बात सामने आई है। नून की मैं आज तक अभी तक जा नहीं सकी क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा-सा बाहर थी, मेरी मेरी बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता उसके हवाले से क्या जवाब दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये सवाल जो है कि इतना अरसा 6 साल, 5 साल या एक तवील अरसा जो है, इस केस को क्यों उसकी हियरिंग नहीं हुई? क्यों उसके बारे में अवाम को नहीं बताया गया? और अगर कोई कोई ऐसी बात उसमें नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव मीन्स नहीं है, तो वो भी आवाम को बताया जाना चाहिए था। और अगर वो इलेक्शन कमीशन समझता है या दीगर जो इदारे हैं वो समझते हैं कि इसमें कोई नेगेटिव मीन्स हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है आवाम को बताया जाना चाहिए और आवाम के सामने तमाम हकाइक आने चाहिए। जी। जी फौजी शाह साहबा इसमें तो अब हम वेलकम करते हैं सीआर शमशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सीआर शमशी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और ये कितने कुछ 7 साल हो गए फॉरेन फंडिंग केस को। ये इतना कोई मुश्किल काम था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो मुख्तदर इदारे हैं वो इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सके? क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था सीआर शमशी साहब? जी बहुत शुक्रिया मनीर साहब। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्लाह का शुक्र बेहतर है, इसीलिए आपको जी मैं हंसा मुस्कुराता एक बार फिर नजर आ रहा हूँ। माशाल्लाह, मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मनीर साहब और अनवर इकबाल साहब और फौजिया शाह साहब। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आपकी आवाज कम आ रही है सियार शमशी साहब, जरा कोई माइक अगर करीब हो जाए। जी मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों आपको नहीं आती। अब सर अब देखे ना, अब आवाज आई ना, पता चला कि सियार शमशी साहब बात कर रहे हैं। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, यहाँ केस को लटकाना और उसको दवा का शिकार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ जो मुकदमात होते हैं अदालतों में भी वो कई कई साल लटकाए सर जाते आपकी हैं। आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी आप आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। थोड़ी ऊँचा हाँ कीजिए। हाँ जी, अब हाँ, ठीक है। अब एकदम तो आपकी आवाज ठीक आती है, फिर वो कमजोर हो जाती है, ये क्या चक्कर है? अच्छा आप मुझे मेरा अब ठीक है। मौजू से ही हटा देते हैं, अब नहीं 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 आवाज़ नहीं, आती रहेगी, आप सुनते रहें। जी मेहरबानी मैं ये अर्ज मेहरबानी। कर रहा हूँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अर्ज की है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में केसों को लटकाना, उसको अल्तवा का शिकार करना, ये एक मामूल की यहाँ एक प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसाफ का तस्वर जो है वो ख़त्म होके रह गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम उसी तनाज़र में देखें तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं या जमहूरी अमल होता है, उसका वाहिद जो अदारा जिम्मेदार होता है वो इलेक्शन कमीशन होता है। और जब हम अपने इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आपके इस केस जो ज़ेर बहस है इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड पे रखें। मुझे ये बताएं कि आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में वो कभी भी उस पे मुतमईन नहीं हुई जो हारने वाली जमात है, और हमेशा वोट चोरी के जो इल्ज़ामात लगते रहे वो महज इल्ज़ाम ही नहीं, उसमें हकीकत भी है कि रिज़ल्ट चोरी होते रहे हैं, अवाम की राय चोरी होती है और हतमी नतीजा ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जारी करता है
اور وہ جہاں جہاں بھی اس میں بدعنوانی ہوتی ہے یا چوری ہوتی ہے یا کتائی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے. لیکن آج تک الیکشن کمیشن کو کسی نے کٹہرے میں نہیں لایا، نہ ہی اس سے باز پرس ہوئی، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، اگر ہم 70 سے پہلے کے جو الیکشن دیکھ لیں، ابل تو الیکشن ہوئے ہی بہت کم ہے، 10 11 سال جو ہے ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے. تو جب بھی جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن کمیشن جو تھا اس پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اب یہ ذمہ داری آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کے بعد عذرداریاں آتی ہیں، وہ ان عذرداریوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکومتیں 5 سال پورے کر کے چلی جاتی ہیں تو ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. اسی طرح فارن فنڈنگ کیس جو ہے جس میں کچھ نہ کچھ، اگر تو وہ فیئر کیس ہوتا تو وہ تو 2 ہفتوں میں، مہینے میں، 2 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا. لیکن اس میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جس کو التوا کا شکار کیا گیا اور 7 سال گزر گئے. اور اب جا کے اپوزیشن کی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے کا جو اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کا یہ بہت درست فیصلہ ہے. حکومتوں کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف ڈی چوک میں مظاہرے وہ اپنی جگہ، لیکن اس الیکشن کمیشن کی جب تک درستگی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں جمہوری عمل شفاف انداز میں آگے بڑھ سکے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہو سکیں گی. اور فارن فنڈنگ کیس ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں الیکشن سے متعلقہ، سیاسی جماعتوں سے متعلقہ، یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ابھی تک اگر کیس پر فیصلہ نہیں ہوا اور اب آج بھی وہ مزید التوا کا شکار بنا ہوا ہے، تو اس میں تو جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے کل، یہ بہت درست فیصلہ ہے. لیکن ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے یہ سوال بھی کیا جائے کہ ماضی میں جتنے الیکشن چوری ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہے، ملک میں جمہوریت کمزور ہوئی اس کا کون ذمہ دار ہے، اور جو الیکشن کمشنرز بنتے رہے ہیں ان کی کیا اہلیت تھی اور ان کے کیا ذاتی مفادات تھے، اور وہ کس طرح کٹ پتلی بن کر عوام کے رائے پر ڈاکہ ڈالنے میں حصہ دار بنتے رہے اور اس پر مور سب کرتے رہے. جی سیاہ شمسی صاحب، آپ نے تو ایک نیا کیس کھول دیا ہے. پہلے وہ ایک کیس کا فیصلہ 7 سال سے نہیں ہو رہا، آپ نے تو ایک اور لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جی آئی ٹی بنانی پڑے گی اور جو حمود الرحمان کمیشن ٹائپ کی کوئی رپورٹ بنائے گی، اور جو پھر کوئی 50 سال جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گی. مطلب ہم واپس اسی کیس پہ، فارن فنڈنگ والے پہ آتے ہیں. اب تو پی ٹی آئی نے بھی پی ڈی ایم کے خلاف، جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام لگا دیا، اور 2.5 سال ویسے ان کو 2.25 سال ہو گئے آئے ہوئے، اور اس دوران تو بالکل بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ہی کمیٹی کی بنائی ہوئی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، پھر کہ ایک نئی رپورٹ کے اوپر اسی کو لگا دیتا ہے کہ آپ اس کو ریویو کر کے لے آئیں. مطلب یہ تو ایک عجیب و غریب گورکھ دھندے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اب جو پی ڈی ایم کے اوپر الزامات آ گئے ہیں، تو کیا یہ بالکل وہ کاؤنٹر کیس جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو ہوگا؟ پی ڈی ایم اب کیا فارن فنڈنگ کیس جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کے جاری ہے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جاری ہے؟ سیار شمسی صاحب، پھر فوزیہ شاہد صاحبہ، اور ویلکم کرتا ہوں میں انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر لیا ہے. ویلکم انور اقبال صاحب آپ کو بھی. جی سیار شمسی صاحب، اس کے اوپر اپنا بیان دیجئے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں. جی 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 میں عرض کرتا ہوں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ اس پہ جے آئی ٹی بنانی پڑے گی اور لمبا مسئلہ ہے، یہ جب تک آپ کتے کو کنویں سے نہیں نکالتے پانی صاف نہیں ہوگا. اور یہ تمام فنڈنگ کیس، عذرداریاں اور یہ سارے معاملے جڑے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن ایک کسی بھی ملک کا ایک ذمہ دار باوقار ادارہ ہوتا ہے، خود مختار ادارہ ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں بڑی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا الیکشن کمیشن نہ بااختیار ہے اور نہ ہی اپنے اقدامات سے کوئی عوام میں اس کا کوئی وقار باقی بچا ہے. جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کے الزام پر ہے، ان کو تو یہ تو تمام جماعتیں جو ہیں کوئی بھی ہو وہ قانون کے سامنے برابر ہیں. اگر پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس
वहाँ ज़ेर बहस है, तो अगर वो पीटीआई के लोगों ने वो भी जवाब देने चाहिए और जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका वहाँ फैसला होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसाफ वही होता है जो सबके सामने हो और होता हुआ नजर आए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो 7 साल तक इस केस को लटकाया गया है, इस तरह के फैसले करके छोटे जुज़वी केस बना के आप उसको मजीद थोड़ा सा लटका लेंगे, लेकिन हकीकत इससे ख़त्म नहीं होगी। अब वक्त आ गया है कि फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि उस पर बड़े संगीन इल्ज़ामात उसमें दोहराए जा रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारत से लेकर इसराइल तक उसमें फंडिंग हुई है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी मैं समझता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा होने के लिए ये फैसला होने दे और इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो मज़ीद मशकूक व शुबहात को जन्म देगी। शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से, हम उनको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। अनवर इकबाल साहब, इस वक्त हम फॉरेन फंडिंग केस की बात कर रहे हैं। 7 साल से ज़ेरे इल्तिवा, जिसका जिसका फैसला शायद 7 हफ्तों में आ सकता था या चलो 7 महीनों में आ सकता था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद अभी तक वो मखमसे में पड़े हुए हैं कि इसका फैसला होना है नहीं होना। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से पीडीएम की जो बड़ी जमातें हैं उनके ऊपर भी इल्जामात के बाद अब पीडीएम जो है कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोटेस्ट करने वाली है। ये खुद को बचाने की कोशिशें हैं या फॉरेन फंडिंग जो पीटीआई का मामला ज़ेर बहस है उसके जल्द फैसले के लिए ये है? आप इसको कैसे देखते हैं, पीडीएम के इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को? पीडीएम से का तो आपको ज्यादा पता होगा, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप मुझसे पूछें पीटीआई के हवाले से। चले आप पीटीआई के हवाले से जो 7 साल से ज़ेर इल्तिवा केस है उसके बारे में बात कर लें आप। अब बात सारी ये है कि जो पीटीआई वाला केस जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये जो बात है ना हमारी, वो तो खैर सब पे इल्जामात लगे तो वो तो एक बेकार सी बात होती है। इसराइल ना इतना बेवकूफ है, ना भारत इतना बेवकूफ है कि अगर पैसा देना होगा। हमारे एक साहब थे आईजी रिटायर हुए, वो एक जमाने में दुनिया में मुख्तलिफ अदारों की फंडिंग करते थे, वो जिनसे हम काम लेते थे। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम ऐसे थोड़ी लेते हैं कि किसी को पता चले। हम जाते हैं दुबई में फिर जो वेलफेयर अदारे हैं उनको देते हैं, फिर वो वेलफेयर अदारे किसी और को देते हैं, वहां से जाके तीसरी चौथी सीढ़ियों के बाद उसको मिलता है जिसको मिलता है। जाहिर सारी दुनिया में इस तरह फॉलो किया तो वो नहीं पकड़ा जाती, वो तो एक इल्जाम लगा देने की बात है। असल मसला जो है पीटीआई की फंडिंग का, उसको कोई इसलिए खोलना नहीं चाहता कि उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, वो कोई बढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, उस पर कोई पाबंदी भी लगाना नहीं चाहता, वो चाहते हैं इसी तरह लटका रहे। मसला ये है कि सारे लोग, उन पे इल्जाम क्या लगा है कि जी एक जो लॉस एंजलिस में जो कलेक्शन हुई थी इनके फंड की, उसमें एक भारतीय ने भी पैसे दिए थे। अच्छा, उसमें 2 बातें हैं क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट किया था। भारतीय ने इमरान खान की पार्टी के लिए पैसे नहीं दिए थे, शौकत खानम मेमोरियल फंड के लिए दिए थे। और वो जो भारतीय यहाँ 2 किस्म के हैं अमेरिका में, एक है हिंदू और एक है मुसलमान। जो मुसलमान भारतीय हैं उनका और आपका फर्क कोई नजर नहीं आता। अगर आप कोई सियासी इशू बनाना चाहें तो अलग बात है कि अब हमारे एक दोस्त हैं शहबाज, यंग है बच्चा लेकिन दोस्त है हमारा, वो है शक्करगढ़ के गांव के रहने वाले, ठीक है ना। तो उन्होंने शादी कराई है अपने बेटे की हैदराबाद दक्कन की एक लड़की से जो डॉक्टर है यहाँ, जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, ना तो कोई इरादा है, वो इंडियन शहरी थे, उनकी पूरी फैमिली की शादी कराई। इसी तरह कम से कम मैं 20-25 फैमिली को जानता हूँ जिनकी इंडियन मुसलमानों में शादियां हुई और हजारों फैमिलीज ऐसी। कोई फर्क यहाँ आने के बाद इंडियन मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों में कोई फर्क नहीं होता। एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं क्योंकि उर्दू में तकरीर होती है, दूसरे अफगानों में नहीं जा सकते, ईरानियों में जा सकते, अरबों में नहीं जा सकते, वहाँ अरबी में तकरीरें होती हैं। एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक ही तकरीर में शरीक होते हैं, शादियां आपस में एक दूसरे को करते हैं। तो उसमें उन्होंने
शौकत खाना मेमोरियल फंड के लिए चंदा दिया और लेने वाले ने ले लिया, गलती थी उसकी। और उसने ये कह के दिया कि भाई ज़ाहिर है वो इंडियन नेशनल तो नहीं है, अमेरिकी नेशनल है, इंडियन नेशनल थे। और यहाँ कोई भी पहला मसला होता है हमारे इलाके में, शिया मस्जिद को बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वो की थी, खिलाफवर्जी की थी, ठीक है। तो उसको 3 मिलियन रेज करने थे। तो 3 मिलियन रेज करने में सबसे पहले 2-3 प्रोमिनेंट शिया फैमिली ने, जो इंडियन मुसलमान हैं और अमीर हैं, उन्होंने तकरीबन उठा के $500 मिलियन दे दिया। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि मस्जिद के लिए क्यों ले रहे हैं, तो इंडियन है। उन्होंने कहा ये भी शिया है, वो भी शिया है, मस्जिद में वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, पैसे दे। इसको तो अलग रख दें। मसला सारा ये है, वो ये है कि सारी पार्टियां आके यहाँ से पैसे वसूलती हैं। पीटीआई को ज्यादा मिलती है शौकत खानम की वजह से। उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा है, और उसमें मजे की बात है कि उस सिस्टम में अब भी बहुत अहम रोल अदा करती हैं फौजिया कसूरी साहिबा, अगर कि वो पीटीआई में नहीं रही, ठीक है। अच्छा, और वो करती हैं, और दूसरी पार्टियां भी करते हैं। वो अगर केस का फैसला हो जाए तो ये तो फैसला कर नहीं सकते, क्योंकि आपका मुल्क जो है ना, उसकी सबसे बड़ा इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का जरिया है वो है ओवरसीज पाकिस्तान का भेजा हुआ पैसा। अगर आप ये कह देंगे उनका पैसा नाजायज है, तो फिर उनका दूसरा पैसा कैसे ले सकते हैं? वो भी नहीं ले, वो भी बंद कराएं। अच्छा, तो आप उसको बंद भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसको आप रेगुलराइज भी नहीं करना चाहते। अगर रेगुलराइज कर लेंगे तो फिर यहाँ तंजीमें बन जाएंगी जो पैसे जमा करेंगी और आगे कहेंगी पीटीआई से, पीपीपी से, पीएमएलएन से, आओ मुको, हमें क्या देते हो, हमें कितनी सीटें देते हो, कि हमारे वोट तो नहीं लेकिन हमसे पैसे तो लेके जाते हो, फिर हमसे लेन देन करो। वो भी नहीं चाहते हम चाहते हैं इसी तरह लटका रहे, इस पर कोई फैसला ना हो। तो ये जो है ना पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस, कोई ऐसा केस नहीं है जिससे पीटीआई जान नहीं छुड़ा सके। पीटीआई जान छुड़ा सकती है, लेकिन इस पे कोई फैसला नहीं चाहता। जी, शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। एक आपने ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आज हमारे सामने रखा, और शायद ये पहली दफ़ा इस तरह से इस केस को देखा जा रहा है। इस पे हम फौजिया शाहिद साहबा से भी बात करेंगे और सियार शमशी साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे। मुनीर साहब, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। जी, मैं पहले फौजिया शाहिद साहबा काफ़ी देर से खामोश बैठी हैं, इससे पहले कि वो सो जाएं। शमशी साहब से पूछ लीजिए उनका अगर आवाज आ रही है तो। जी, सियार शमशी साहब, अगर जी बताइए, आप इस पे कमेंट कर दीजिए। एक पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये पहली दफा इस तरह की एक चीज सामने आई है, लेकिन अगर हम देखें कि अकबर एस बाबर जो बहुत करीबी रफीक थे इमरान खान साहब के, उन्होंने बहुत ठोस शवाहिद के साथ जो कोट एंड कोट इलीगल जराए से पैसे लिए गए हैं। सियार शमसी साहब। जी देखिए, अनवर इकबाल साहब ने दो मामलात को शायद मिक्स कर दिया है। जो रफाई कामों के लिए फंडिंग होती है वो एक अलग चीज़ है, और तमाम दुनिया में उसका होता है, वो रफाई अदारों में फंडिंग होती है, लोग चंदा देते हैं। ये जो मामला है ये मैं समझता हूँ कि एक अलग मामला है। ये इलेक्शन के हवाले से एक सियासी जमात की फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग जो है इसको बहुत पहले पॉइंट आउट किया गया, और ये कोई फंडिंग लेना कोई जुर्म नहीं है। तो तमाम सियासी जमातें हैं वो उनके लोग फंड करते हैं। असल यहाँ इल्ज़ाम ये है कि आपने 13 अकाउंट जो हैं वो पोशीदा रखे हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया है जब स्टेट बैंक की तरफ से कुछ रिपोर्ट आई है कि पीटीआई के कोई 22 या 23 अकाउंट्स हैं, उसमें से 13 के गालबन जो अकाउंट्स हैं वो शो नहीं किए गए। ये मामला वो है कि वो अकाउंट्स किसके हैं और उनको क्यों छुपाया गया, ये सवाल है जिसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं जरा एक जवाब दे दूं। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, और ये इसको उठाना चाहिए और इसकी वजाहत होनी चाहिए। मुझे इस पे कोई इतराज, और मुझे बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने दोनों की बात की थी, एक शौकत खानम के लिए और एक दूसरी बात जो है इसका वो करते हैं चंदा जो सियासत के लिए। यहाँ जो रहने वाले पाकिस्तानी इस बात से बहुत चिढ़ते हैं कि गुजरावाला में मदरसा बनाना है। यार मैं कम से कम एक साल में 50 फंड में जाता हूँ, गुजरावाला में मदरसा बनाना है। बिन दादन खान में जो है ना घोड़े की दुम जख्मी हो गई है,
उसके लिए भी पैसा जमा करने आ जाते हैं, यार पाकिस्तानी दे दो, पाकिस्तानी बढ़ गए हैं जी, साढ़े कोल कुछ नहीं, तुसी डॉलर जो कमाते हो दे दो, $100 दोगे तो बड़ा हो जाएगा। यार 50 फंड रेजिंग होती है, लेकिन वही पाकिस्तानी को पाकिस्तान के अंदर कोई हक देने को तो आप तैयार नहीं है कि नहीं, तुम्हारा वोट देने का भी हक नहीं है, तुम ये भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं बता दूं, जहाँ तक ताल्लुक है अकाउंट का, उस पर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, उन्होंने जाहिर किया है नहीं किया। मैं तो सिर्फ इस बात की मुखातबत कर रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजरायली गवर्नमेंट ने पैसे दिए, ऐसा कोई नहीं है। चले, ये बहरहाल अनवर इकबाल साहब आपकी राय है और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अकबर एस बाबर साहब जो है ये भी कि इंडियन गवर्नमेंट ना पीपीपी को पैसे देती है, ना पीएमएल को देती, ना पीटीआई को देती। चलें, बड़ी मेहरबानी, आपकी राय आ गई। फौज शाहिद साहब, ये तो एक तो बड़ा केस खोलने की कोशिश की है सियाह शमसी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी इंतखाबात कराए हैं वो हमेशा चैलेंज भी हुए हैं, उज़रदारियाँ 5-5 साल। ये तो बिल्कुल एक सेपरेट केस है, इसके ऊपर अलग से बात करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। और आज इसी फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से भी हमारी बात लंबी होती जा रही है। और दूसरा जो अभी अनवर इकबाल साहब ने कहा है कि आप चकवाल में किसी घोड़े की दुम जख्मी हो जाती है तो उसके लिए भी आप चंदा इकट्ठा करने अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसके अंदर आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को किसी तरह से शामिल नहीं होने देते, उनकी राय को अहमियत नहीं रखते। तो ये भी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। ये दो तो बिल्कुल क्लैरिटी। मैं तीसरी जो आज का है, जिसके ऊपर हम आज के मौजू के ऊपर हम वापस आते हैं, वो फॉरेन फंडिंग का है। अकबर एस बाबर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत दिए हैं कि जिसके अंदर पैसा आया है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीटीआई के लोगों ने भी कहा है कि हाँ, अगर किसी ने पैसे ऐसे दे दिए हमें तो हमें तो नहीं पता चलता, या किसी डायरेक्टली दे दिए या इनडायरेक्टली दे दिए। समहाउ एक एक्सेप्टेंस इस हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन और इजरायली गवर्नमेंट ने दिए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं अगर किसी यहूदी ने दे दिए हैं या इसराइली किसी बंदे ने दे दिए हैं या किसी इंडियन ने दे दिए हैं, डायरेक्टली दे दिए हैं या इनडायरेक्टली दे दिए हैं, तो ये तो एक स्टांस सामने ऑलरेडी आया हुआ है अनवर इकबाल साहब, कि जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। ये मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए। पीटीआई की भी कह रहा हूँ कि दो इंडियन का मुझे पता है, इंडियन का केस मुझे पता है, वो लॉस एंजलिस के इंडियन मुसलमान का बार-बार वो जाता है, जो साले हैं इमरान का जो साला है, जो पिछला, यानी उसका भाई, वो ये जुमाइमा का भाई। हाँ, ये बात वो उसने तो खुलेआम पैसे दिए हैं, वो तो जाहिर है कि एक आपकी रिश्तेदारी है, जब आप एक जो भी सूरत हाल है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है ना आज का, एक तो 7 साल इस केस का, आप इसको कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल फेयर है, कोई मसला नहीं है, ये केस डिसाइड, हम केस के डिसाइड होने की बात कर रहे हैं और फिर हम काउंटर एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, फिर पीएम का होगा। अच्छा, केस कभी डिसाइड नहीं होगा। अच्छा, केस कभी डिसाइड नहीं होगा, फाइन। तो फिर फौज शाहिद साहब, अनवर इकबाल साहब, मुझे फौज शाहिद साहब की तरफ जाना है। ये कल का जो धरना होने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? फौज शाहिद साहब, अनवर इकबाल साहब आपसे भी ये सवाल होगा। मुनीर साहब देखें, थोड़ा सा हमें जरा सा इसी केस को मैं थोड़ा सा बात करूंगी। एक तो ये है कि आप ये देखें कि केस किसके कहने पे ये दाखिल किया गया था, और वो उस वक्त एक बहुत अहम पार्टी के मेरे ख्याल में एज ए सेक्रेटरी के तौर पे वन ऑफ द फ्यू फाउंडिंग मेंबर्स थे, और जाहिर है उस वक्त भी वो बहुत अहम उस पे काम जिम्मेदारी उनके पास थी, सब कुछ वो है। और जब उन्होंने केस दाखिल किया है, जाहिर है कि उनके पास, उन्होंने पार्टी को छोड़ने की बुनियादी वजह भी ये करार देते हैं कि कुछ ऐसे अवामिल की जानिब से उसमें जो है फंडिंग की गई। अभी जो अनवर इकबाल साहब कह रहे हैं ना, ये थोड़ी सी फर्क बात है। ये कुछ आ रहा है कि कुछ कंपनीज की जानिब से आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो जो बात कर रहे हैं ना, हम उसको अब आगे हम आ गए हैं कि नहीं, वो दुरुस्त है, पीडीएम वाला थोड़ा सा वो अनवर इकबाल साहब का मौकफ आ गया, उस पे आपने भी दे दिया। वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनका मौकफ जो है, मैं उससे इनकार नहीं कर रही। देखिए, जब आप फॉरेन फंडिंग करते हैं, जब वो जाहिर है कि पीटीआई के हवाले से सब जानते हैं
کہ انٹرنیشنل اس کی بڑی مقبولیت رہی. ابھی بھی وہ جو باہر وہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے ابھی بھی اس میں بہت مقبول ہے. یہ اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اوورسیز پاکستانی نے فنڈنگ دی لیکن وہ کچھ ایجنسیز کی بھی بات آ رہی تھی, لیکن سب سے سنجیدہ بات یہ تھی کہ وہ کچھ جو 12-13 اکاؤنٹس جو ہیں جو بعد میں سامنے آئے ہیں ان کا ذکر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ اس میں کتنا فنڈ تھا کیا تھا وہ تو اچانک ایک اکاؤنٹ کھل گیا. فوزیہ شاہد صاحبہ میں کل کی آپ بات کر رہے ہیں, کل کی بات کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا انور اقبال صاحب نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں آنے والا. ایک بات. دوسری بات جو میں نے آپ سے پوچھا فوزیہ شاہد صاحبہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے جس طریقے سے سیاہ شمسی صاحب نے بھی اور انہوں نے بھی بات کو آگے بڑھایا کہ جو کل پی ڈی ایم اپنا موقف لے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں اب امپیکٹ کی جہاں تک انور اقبال صاحب کی بات ہے, دیکھیں کہ اس کا کوئی وہ سامنے آنے والا نہیں ہے. فیصلے کی بات کی جا رہی ہے کہ فیصلہ سامنے آنے والے نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں بہت سے فیصلے جو ہیں وہ بڑے کورڈ کرتے ہوئے شوگر کوٹڈ فیصلے آتے ہیں. کوئی شوگر کوٹڈ فیصلہ بھی آ سکتا ہے. جی کس طرح کا آ سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس لیے وہ اس کو ہم نہیں کہتے کہ فیصلہ نہیں آئے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح جو موقف انور اقبال صاحب نے بیان کیا ہے بالکل ایک علیحدہ موقف سامنے آیا ہے. پہلے بھی اس پہ 7 سال سے بحث ہو رہی ہے, یہ بات بہت کم سامنے آئی. ایون پارٹی کے جو اکابرین تھے ان کی جانب سے بھی یہ بات سامنے نہیں آئی, بلکہ اب جو فیصلہ جمع کروایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے کوئی ایجنٹس نے رقم وصول کی یا ایجنٹس کے تھرو آیا. تو یہ ایک بالکل ہی الگ بات سامنے آئی. لیکن دیکھیں پریشر تو بہرحال بلٹ ہوا ہے, اور اسی پریشر بلٹ ہونے پہ آج الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی فورن فنڈنگ کیس میں بلایا تھا. اور خیر پیپلز پارٹی کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ہمیں پتہ چلا ہے ابھی تک کہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پھر پیپلز پارٹی کا کیس نہیں بنتا. اب مسلم لیگ نواز کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو کیا جواب ہے, اس کا ڈیٹیلز ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں تھوڑا سا آج باہر تھی تو میں ان ٹچ نہیں ہوں. آج یہاں اسلام آباد میں بہت زیادہ پروٹیسٹ تھے, کوئی آج ایسی شاہراہ نہیں تھی کہ جس پہ کوئی پروٹیسٹ نہ ہو رہا ہو. پارلیمنٹ کے باہر بھی اور اس کے پریس کلب کے باہر بھی, اور ایک جو بہت اہم آئی جی پی روڈ ہے اس پہ بھی, اور بہت زیادہ پروٹیسٹ تھے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں زیادہ باتیں آتی رہی, اس کی بات زیادہ سامنے نہیں آئی. لیکن اپوزیشن کا پریشر تو ضرور ہوگا, فیصلہ بھی جو ہے اس پہ ضرور آئے گا. اب اکبر ایس بابر جو ہیں جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں وہ کہاں تک اس کو ڈسکس کی جا سکتی ہے, کیا اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے بعد کسی اور عدالت میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے, یہ بہت سے اہم سوالات ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہے جس طرح وہ پورے 7 سال سے مستقل اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ اتنی آسانی سے اس کو گیو اپ نہیں کریں گے. وہ دیگر فورم جو ہیں جہاں بھی امکان ہوا وہ اس پہ. مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, کوئی اشارتاً کنایتاً کو بتا دیجیے کہ کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے, جبکہ یہی جو انور اقبال صاحب نے کہا ہے نا, جو انور اقبال صاحب نے جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے اسی پوائنٹ آف ویو کے تحت کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. اوکے میں خیال ہے کہ انور اقبال صاحب سے ہم جاتے ہیں بعد میں. سیاہ شمسی صاحب, کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, کیا فیصلہ آ سکتا ہے فورن فنڈنگ کیس کا, اور کیا جو اس کے جو انیشل اور بیسک پروپوننٹ ہیں اکبر ایس بابر, ون آف دی 5 فاؤنڈنگ ممبرس آف پی ٹی آئی, جن کا جو سب سے پہلا عہدہ بھی مرکزی سینٹرل انفارمیشن جو جنرل سیکرٹری تھے اس کے تھے, تو بہت ہی اہم پوزیشن کے اوپر تھے, ون آف دی فیو, یعنی 4-5 جو شروع کے لوگ تھے. تو کیا یہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ جو 7 سال سے لڑ رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں, اور وہ اپنے کاغذ بالکل کہتے ہیں میں یہ ان چیلنجیبل ہیں, تو کیا یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کوئی ایسا کوئی ہلکا پھلکا لینینٹ سا کوئی ڈیسیجن آ جائے گا اگلے چند دنوں میں, یا نئے کیسز وغیرہ جو ہیں وہ
ज़्यादा फैला दिए जाएंगे? देखिए मुनीर साहब, देखें, एक तो ये बात हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल एक हम मौजू से और एक हकायक से हटकर कर रहे हैं कि फैसला क्या होगा, या हम मफरूज़ों पर हम नहीं चाहते कि फैसले हों। ये एक संजीदा मामला है और ये 7 साल से ज़ेर समात है, और ये इलेक्शन कमीशन के जो क़वायद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक ये केस दायर हुआ है। जहाँ तक अकबर एस बाबर का ताल्लुक है, वो एक पीटीआई के उन लोगों में से हैं जिनको मैंने इस्लामाबाद में पार्टी बनाते देखा है, काम करते देखा है। बदकिस्मती से आज की जो पीटीआई है उसमें वो तमाम संजीदा चेहरे जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी, हमें वो नज़र नहीं आती, चाहे वो हामिद साहब हों, चाहे जस्टिस वजी और साहब हों, जहाँ अकबर एस बाबर जैसे लोग हों। तो एक तवील फहरिस्त है। ये मामला जो है ये मुकम्मल एक कानूनी मामला है, और इसमें फिर मैं दोहराऊंगा कि इसमें फंडिंग जो होती है, एक दो तरह की फंडिंग होती है दुनिया भर में। एक सोशल सेक्टर में फंडिंग होती है, एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए फंडिंग होती है, और जाहिर है कि दोनों पर कोई पाबंदी नहीं है। अमेरिका में भी फंडिंग होती है, पाकिस्तान में भी होती है। बात सिर्फ इतनी है कि जो फंडिंग आती है उसके हिसाब किताब देने पड़ते हैं कि इतने फंड्स आए, फलां जगह से आए, फलां शहर से आए, फलां शख्सियत ने दे, वो ये अकाउंट है, ये हम वाज़ेह कर रहे हैं। यहाँ मामला है कि वो अकाउंट जो खुफिया रखे गए, जो बाद में सामने आए, इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं, अकबर एस बाबर रात को उनका एक इंटरव्यू करता था कहीं, कि वो पैसा जो है वो सरमायाकारी में खर्च हुआ है। उसमें इन्वेस्टमेंट की गई उस फंडिंग से जो पार्टी के नाम पर आई, वो पैसा कहीं दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ और जिसको फिर पोशीदा रखा गया। ये केस है इसमें, और इसमें फैसला बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन के क़वायद व ज़वाबित हैं कि आप 62-63 पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं, जो कि आपने फलां जगह झूठ बोला, फलां चीज़ सामने नहीं दी। जिस तरह भी एक एमएनए का केस चल रहा है कि वो उनके पास बाहर की शरीयत थी, उन्होंने वो खुफिया रखी, और कानून के मुताबिक उनको ज़ाहिर करना चाहिए था, उन्होंने वो छुपाई। क्योंकि 62-63 का हमारे यहाँ बड़ा जिक्र होता है, हालांकि ये एक ऐसी शिक है जिस पर आप किसी को भी नाअहल करार दे सकते हैं, और ये 62-63 1973 के आइन में नहीं बल्कि उसमें पेवस्त की गई थी, जिसमें सियासतदानों का रास्ता रोकना था। लेकिन उसकी बुनियाद पर, उसकी प्रैक्टिस पर आपने देखा कि हालिया दहाई में आपके कई जो अहम सियासतदान, वजीर आजम नाअहल करार दिए गए, और खुद वजीर आजम इमरान खान को 62-63 पर पूरा उतरते हुए उन्हें क्लियर करार दिया गया। अब उसी शख्सियत के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से ये केस है कि 13 जो अकाउंट्स थे उनमें कितनी अमाउंट आई और वो कहाँ गई, और वो अकाउंट खुफिया क्यों रखे गए। ये सिंपल केस है, और इसमें इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह फैसला करना चाहिए ताकि एक मिसाल कायम हो सके। और खुद इलेक्शन कमीशन की जो मैंने पहले बात की कि उसका जो करैक्टर रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, उसकी शफाफियत के हवाले से वो संजीदा सवाल मौजूद हैं, और उनका आज तक कोई जवाब नहीं आया। और अगर आज भी जवाब नहीं आया तो फिर अगर जो आइंदा इलेक्शन होंगे उनकी शफाफियत भी मशकूक होगी। जी, सियार शमसी साहब, बहुत शुक्रिया, तफसील के साथ आपने इसके ऊपर बात की। इसी पॉइंट के ऊपर अनवर इकबाल साहब, आप अपने कोई कमेंट्स ऑफर करना चाहेंगे? बहुत कमेंट्स ऑफर करना चाहूंगा मुनीर साहब। बात सारी ये है कि बात ही बदल दी। पहले तो बात हो रही थी कि इजरायली और इंडियन हुकूमत ने पैसे दिए, वहां से बात चली गई कि जो पैसे आए उसको सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया। देखें, इसका मुझे ये वो इल्जाम लगा रहा है जो मुद्दई है, ये उसके मुद्दई अकबर एस बाबर ने कहा है कि 13 अकाउंट। सुने ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी, पहली बात ये थी कि इसराइली और इंडियन हुकूमत ने पैसे दिए, उसकी मैंने मुखालफत की थी जी बिल्कुल कि नहीं, इसराइली इंडियन हुकूमत ने नहीं दिया। रही ये बात अकबर क्या जो भी हैं, अकबर एस बाबर, ये जो आखिरी पॉइंट जो जिसको एक्सप्लेन किया है सियार शमसी साहब जी, सरमायाकारी की गई होगी। उसका मुझे भी नहीं, पाकिस्तान में पैसा सही एक नंबर से तरीके से इस्तेमाल हुआ, 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल हुआ, ये हमें नहीं पता। हमें ये तो भी पता चलता है कि मदरसे के नाम पे पैसे ले जाते हैं, सबसे पहले कार खरीद लेते हैं, ठीक है, ये खाने के दाम पे ले जाते हैं, मकान बनवा लेते हैं अपना,
اور اس تو وہ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو دینے والے کا تو کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو میں تو صرف اس بات کی مخالفت کر رہا تھا کہ انڈین اور اسرائیلی حکومت نے پی ٹی آئی کو پیسے نہیں دیے, نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ اکاؤنٹس کیوں بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس میں بھی حکومت پاکستان کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بڑی ریلیکٹنٹ ہوگی, کیونکہ وہ آپ بہت جگہوں پہ پھنسیں گے. کیوں پھنسیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب چیریٹی کے نام پہ بھیجتے ہیں, لوگ چیریٹی بنا لیتے ہیں, چیریٹی کے نام پہ بھیجتے ہیں, اس کے بعد وہاں سے نکال کے ایک پورشن سیاست کے لیے رکھ لیتے ہیں, ایک چیریٹی میں ڈالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے بھیجیں گے سیاسی پارٹی کے نام پہ, چیریٹی کے نام پہ یہاں کوئی ٹیکس نہیں لیتا, ٹھیک ہے. چیریٹی پہ آپ نے $1,00,000 جمع کرایا, پاکستان میں $1,00,000 نکال لیں. یہاں اگر آپ نے سیاسی پارٹی یا بزنس یا کسی اور چیریٹی کے علاوہ کسی مد میں پیسے رکھے, تو سب سے پہلے 35% گورنمنٹ کاٹ دے گی, 35% یہاں رکھ لیں گے. تو پاکستان کی حکومت بھی نہیں چاہتی کہ جو پیسے یہاں سے بھیجے ہیں اس میں سے 35% یہاں رہ جائیں. تو انہوں نے بھی جان بوجھ کے کچھ لوپ ہولز چھوڑے ہوئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوپ ہولز بند کریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو غیر ملکی پاکستانی کو جو پیسے آ رہے ہیں وہ کم سے کم ہو, تاکہ پاکستان اپنے پیسے خود کمائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی اگر سالانہ $10 ارب بھیج رہے ہیں وہ کم ہو کے 10 ملین رہ جائیں, تاکہ پاکستان خود اپنے پیسے سے کمائے. لیکن حکومت پاکستان نہیں چاہتی, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائیں گے جس میں ٹیکس دینا پڑے, کیونکہ آپ ایک پی ٹی آئی کے لیے کھول دیں گے, وہ کھول دیں گے, لیکن جو پروویژن بنائیں گے اس کو امریکی حکومت پکڑ کے بیٹھے گی کہ ہاں جی بسم اللہ اب تو پھنسے ہو نا بھائی جان, اب آپ ہر چیز سے ہمیں 35% دیتے جاؤ اور جاتے جاؤ. وہ حکومت پاکستان نہیں چاہتی. جی ٹھیک. خواجہ شاہد صاحب, کنکلوڈنگ ریمارکس. میرا خیال ہے انور اقبال صاحب جو وہاں کے حقائق کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور یہاں کے حقائق جو ہے ہمارے سامنے جو صورتحال آئی ہے وہ بالکل دوسری ہے. تو ہم اس کو نہ تو ان کی بات کو کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے یا یہ کہا جائے کہ جی وہ غلط ہے, لیکن جو ہمارے یہاں حقائق سامنے ہمیں آتے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بھی ہے, یہ ایک سنجیدہ کیس ضرور ہے, اس کا فیصلہ ضرور ہونا چاہیے. کس قسم کا ہوتا ہے اس پہ ہم نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گی کہ اکبر ایس بابر جو 7 سال سے اس کو پرسیو کر رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو پرسیو کرتا رہے گا جب تک کہ کسی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. اور لیکن کرنا یہ ہے کہ چاہیے, ہماری کرنا چاہیے اگر ان کو جی شک جی ہے تو ہاں ان کو بالکل, وہ ثابت جب کرنا جانتا ہے چاہیے. حقائق, اس کے پاس رسیدیں ہیں, بہت کچھ ہے اس کے پاس جو اس نے جمع کروایا مطلب ہوا اس ہے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ریسورسز اسرائیلی حکومت اور انڈین حکومت سے زیادہ ہے, کہ انڈین حکومت نے پی ٹی آئی کو پیسے بھیجے اور اسرائیلی حکومت نے پی ٹی آئی کو پیسے بھیجے, 7 اکبر ایس بابر صاحب کو رسیدیں بھیجی کہ یہ لو ہماری رسیدیں پکڑ. وہ نہیں, حکومت تو نہیں بھیجے, حکومت کا تو وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہے, لیکن کوئی ایسی کمپنیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے کیس ہے, اس میں تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. عدالت کے نہیں پاس کر رہا ہوں, جی, بالکل نہیں کر رہا, میں عدالت نہیں, کے کیونکہ دیکھیے ہمارے الیکشن یہاں سب کمیشن بیمانی کرتے ہیں. میرا چلیے صرف بالکل. ہے اب یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو مختلف پہلو سامنے آئے ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جو پیسہ بھیجتے ہیں اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھے یا کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں, اور جو چیریٹی کے لیے پیسہ آتا ہے کہیں اس کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھنا شروع ہو جائیں, اور جو غیر ملکی انگلیاں نہیں حکومتیں اٹھیں ہیں. گی, انگلیاں نہیں اٹھیں گی منیر صاحب. وہ صرف حکومت یہاں کی اتنی انٹرسٹ ہے, وہ صرف 35% کاٹنا چاہتی ہے. آپ یہ خود بہت رستے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کی صحیح. حکومت پرووائڈ نہیں کر میں رہی وہی کہہ رہا ہوں, میں انور اقبال صاحب اسی طرف کو آ رہا تھا کہ جو ایسے کوئی مسائل ہیں کہ جہاں پر چیریٹی کے اندر یا جو فنڈنگ ہے جو نیک مقاصد کے لیے آ رہی ہے اس کا ڈیڈکشنز, لیکن دوسری طرف اگر چیریٹی کا پیسہ سیاسی مقاصد کے لیے, ذاتی سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے. وہ تو تو اس سبھی طرح کے کرتے ہیں منیر اقدامات صاحب, جو ہیں وہ اٹھائے یہ جائیں. بھی کر رہے ہیں. اور ایک اور جو ہم آج منیر صاحب موضوع, ایک بات میں کہہ دوں, وہ تو سبھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے, قرض اتارو ملک سنوارو, اس کے پیسے کہاں گئے تھے. تو یہ تو پاکستان میں میرا صرف آپ وہ تو ڈیم کے پیسوں کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے اور ساری میرا صرف آپ صورتحال ہے. لوگوں کے خلاف میں پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں. میرا آپ لوگوں سے صرف اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چور ہے, باقی سارے فرشتے ہیں. میرا نہیں, پاکستان کے جو سیاسی منظر نامے کے اوپر لوگ موجود ہیں یا اس طرح
चैरिटीज़ करने वाले, जैसे अभी आपने कहा, इसका तो मैं खुद भी हूँ कि मदरसों के नाम पर पैसा आकर वो जो मुख्तलिफ उलमा हैं या मौलवी हजरात हैं, वो उनकी जो ज़ाती आसाइशें हैं उसके ऊपर किस तरह से खर्च हो रहा है, ये हमारे सब सामने की चोर हैं, बात है। और सब ये चोर हैं। और ये सिर्फ एक पीपल्स पार्टी पैसे नहीं वसूलती, ये बात पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाना चाहिए कि वो पैसे नहीं वसूलती। जी ये बिल्कुल मैंने सही, क्योंकि 20 साल हो गए, मैंने कभी पीपल्स पार्टी को चंदा जमा करते हुए नहीं देखा। जी, ये ये बात माननी बिल्कुल सही है। और सीआर शमसी साहब ने काफ़ी देर से हाथ उठाया हुआ है, हम उनकी भी बात सुन लेते हैं और फिर दोबारा मतलब ये गाड़ी बिल्कुल रुकने वाली थी और फिर दोबारा से जी सीआर शमसी साहब। मनीष साहब, देखिए हम बहुत से मामलात को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं। जो चीज़ें अनवर इकबाल साहब ने कही हैं वो दुरुस्त है कि इसमें जो घपले होते हैं जो चंदे में या जो समाजी कामों के लिए या मस्जिद मदरसे बनाने के लिए, ये तो एक लंबी कहानी है, एक अलग इस पे आप प्रोग्राम करें कि हमारे यहाँ 77 के बाद किस तरह सऊदी अरब से और कहाँ से फंडिंग आई और एक खास मसलक के लिए किस तरह मदरसे बने, वो एक अलग कहानी है। और उसमें जो कुछ होता है वो बहुत ही तहकीक तलब बात है कि वो क्यों फंड्स आते हैं और वो कहाँ जाते हैं और वो क्या असल मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं या नहीं। यहाँ जो इसराइल और भारत का हमने नहीं ये बात की, ये जो इस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया है, ये उनके हवाले से आपके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये वो बातें आ रही हैं और यही वजह है कि आप इस केस का क्लियर फैसला होना बहुत ज़रूरी है। हम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारी हमारे लिए मोहतरम है और किसी भी सियासी जमात पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए कि वो जो फंडिंग आई वो किस मकसद के लिए थी, कहाँ चली गई। मामला इसमें सिर्फ ये है कि हमारे अदारे जो हैं वो क्लियर फैसला करें। और दूसरा, जो बाहर पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं वो एक अपनी जो मेहनत मजदूरी करके जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो एक अलग मामला है और उसमें कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी ना कोई बात करता है ना बात की जानी चाहिए। शमसी साहब, मैं फिर वही कहूँगा, मैं ये कहता हूँ आप बदनवानी के हर किस्म के इल्जामात लगाएं, तहकीकात करें, सजाएं दें। एक कानून बनाए मुल्क में, जब किसी भी शख्स पर इसराइली या भारतीय जासूस होने का इल्जाम लगे, इसराइल और भारत से पैसे लेने का इल्जाम लगे, तो उसकी पूरी तहकीकात हो, उसको सजा मिले और अगर ना साबित हो तो जो इल्जाम लगाए उसको वही सजा। बिल्कुल सही। जी ये देखिए, ये मनीर साहब ये बड़ा संगीन इल्जाम है, ये संगीन इल्जाम है। मैं तो बार बार आपके प्रोग्रामों में और हमेशा हमारा ये रहा है कि ये इल्जाम किसी भी शहरी पर नहीं लगने चाहिए कि वो कोई मुल्क दुश्मन से पैसे लेता है। ये रिवाज खत्म होना चाहिए और इस मामले को हमेशा के लिए वाइंड अप करना चाहिए। बिल्कुल सही। और वाइंड अप इसके इस तरह के इल्जामात को भी वाइंड अप करना चाहिए और आज के प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना चाहिए। एक बात और जो इस तरह के गलत इल्जाम लगाए, मैं अनवर इकबाल की तायद करता हूं कि उनको कटहरे में लाया जाए कि आइंदा किसी पर ये जरूरत ना हो कि वो किसी की झूठा इल्जाम लगाने वालों को भी वाइंड अप कर देना चाहिए। लेकिन अनवर इकबाल साहब, इसलिए आखिरी बात और उसके बाद इसके ऊपर बहस नहीं होगी, फिर हम प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। अनवर इकबाल साहब, बिलावल भुट्टो यहाँ आए, हम लोग 4-5 आदमी के साथ लंच करने गए, तो वहां कुछ पाकिस्तानी आ गए। रेस्टोरेंट था, दायरा अमेरिका में रेस्टोरेंट जो होता है उसके पीछे काउंटर पे सैकड़ों बोतलें सजी होती हैं शराब की। तो वो आए पाकिस्तानी, इन्होंने कहा बिलावल से कि आपके साथ तस्वीर खिंचवानी। बिलावल खड़ा हो गया, मेरी नजर पड़ी, मैं जोर से चीखा, पहले वो डर गया। मैं कहा बिलावल फॉर गॉड सेक मूव। कहता व्हाई? मैंने कहा लुक बिहाइंड। क्या? तो मुड़ के देखा तो उसने जल्दी से उसने सर पड़ी। वो बेचारा इतना डरा कि वो रेस्टोरेंट छोड़ के सड़क पे आ गया। तो सड़क पर तस्वीर कमी, वो मेरे पास तस्वीर अभी भी मौजूद है। और उसने मुझसे आज तक जब आता कहता अनवर साहब थैंक यू वेरी मच। कहता है पाकिस्तान में मैं एक्सप्लेन करता हुआ मर जाता, कोई मेरी बात नहीं मानता कि हम वहाँ शराब नहीं पी रहे थे, हम खाना खा रहे थे। वो तस्वीर आ जाती तो कहते ये साबित हो गया कि शराब पी। तो हम तो ऐसे अजीबो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे अगर हाथी पकड़ा जाए उसको भी 20 साल लग जाते हैं खुद को ये साबित करने के लिए कि वो हाथी है, वो भैंस नहीं है। तो ये ऐसी सूरत हाल, तो ये तो हमारे खैर अदालती निज़ाम की अपनी बात है। प्रोग्राम को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे और
बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, फौजी शाहिद साहब आपने हमें ज्वाइन किया, सीआर शमसी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। और आज कम से कम हमने फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो डिफरेंट नहीं मुनीर साहब वो आप हेलो जी तो मुख्तलिफ और जो दूसरे पहलू हैं उसके ऊपर भी वो बात हुई कि लेकिन वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ और तरह का है जो फॉरेन फंडिंग होती है, उनके जो दूसरे जो पहलू हैं उसके ऊपर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आज हमने एक और मौजू के ऊपर बात करनी थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो जुर्माने होते हैं ये क्यों होते हैं। रिको डिक वाला केस जो है आज उसकी दोबारा से हियरिंग होनी थी। ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक आर्बिट्रेशन के लिए बरतानिया की अदालत में केस दायर किया हुआ है, आज उसकी वहाँ पे हियरिंग थी, जिसके जो भी उसका रिजल्ट है उस हियरिंग का वो हम इंशाल्लाह कल उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले नैब आपको याद होगा कि यूके में पाकिस्तान के जो अकाउंट्स मुजमित किए गए वो 1.5 मिलियन डॉलर के थे और वो नैब उसके अंदर उसकी कोताही नजर आती है। इसके ऊपर भी कल बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तानी सफारतखाना और हुकूमत पाकिस्तान और नैब जो है वो इस केस को कैसे निपटेंगे, जबकि वहाँ की अदालत ने इसके ऊपर क्लियर कट फैसला भी दिया हुआ जो पाकिस्तान हुकूमत और नैब के खिलाफ है। इसके ऊपर कल बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर बहुत शुक्रिया सीआर शमसी साहब आपका, फौजी शाहिद साहब आपका और अनवर इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।